हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग लास्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एशियंस के बारे में। तो आज हम एशियन के टॉपिक को, इसी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एफटीए को साइन करा जा रहा था, फ्री ट्रेड एरियाज़ को साइन किया जा रहा था, उसमें इन्वेस्टमेंट करी जा रही थी सर्विसेज और लेबर्स के वेलफेयर के लिए। यूएस और चाइना जो थे उन्होंने भी निगोशिएशन करना शुरू कर दिया था, मतलब बातचीत करना शुरू कर दिया था एशियन कंट्रीज़ के साथ में, ताकि वह एफटीए को साइन कर सकें। और एशियन कंट्रीज़ जो मेंबर कंट्रीज़ थी, उनकी डेवलपमेंट जो थी वो बहुत तेज़ी से हो रही थी और उनकी इम्पोर्टेंस जो थी वो रीजनल लेवल पे ही नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जो कि हर एक लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। तो इसका अगर हम लोग एशियन का विज़न 2020 को डिस्कस करें तो उसमें हम लोगों को एशियन का एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक आउटवर्ड लुक देखने को मिला, जिसको हम लोगों ने इस तरह से बिल्ड किया यहाँ पर कि एशिया ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करी जिससे कि उनने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स जो थे, रीजनल लेवल के कन्फ्लिक्ट्स जो थे, उनके एरिया के जो कन्फ्लिक्ट्स थे, उन्होंने थ्रू निगोसिएशंस उनको सॉर्ट आउट किया, जिससे अदर नेशंस जो थे उनको भी एक इंस्पिरेशन मिली। तो एशियन ने बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट रोल जो बोल सकते हैं हम लोग प्ले किया। लाइक वो कौन कौन सा कन्फ्लिक्ट थे? कंबोडियन कन्फ्लिक्ट हो गया, ईस्ट तिमोर क्राइसिस हो गया, जिसमें वो हमेशा जब भी इनकी मीटिंग होती है एनुअली, तो उसमें इनका डिस्कशन का पॉइंट क्या होता है? टू कोऑपरेट विद ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब जितने भी नेशंस हैं उन सब के साथ कोऑपरेट करना और उनको इस चीज़ के बारे में बताना हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें जो कि एशियन की है, तो इकोनॉमिक रेलिवेंस जो है वो किसकी तरफ से मिल रहा है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ से मिल रही है? ट्रेड की वजह से वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि एशियन नेशंस जो थे उनकी इकोनॉमीज़ पहले इतनी स्टेबल नहीं थी। अब अगर हम लोग इंडिया की और चाइना की बात करें, वो आज के टाइम पर इंडिया जो है और चाइना जो है वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, मतलब कि वो अदर नेशंस की भी हेल्प करते हैं ताकि वो भी क्या हो सके? इंडिपेंडेंट हो सके और ख़ुद को डेवलप कर सके। तो अगर हम लोग कोल्ड वॉर के ईयर्स की बात करें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो थी उसको इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी एशियन ऑर्गेनाइजेशन के पहले। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिया ने अपने हर एक सिस्टम में इतने चेंजेस कर लिए हैं कि इंडिया आज के टाइम पर हर एक के लिए इंस्पिरेशनल वर्क जो है वो कर रहा है। ठीक है। तो उसने मतलब एफटीए जो है वो एशियन ने, मतलब इंडिया ने क्या किया? एफटीए को साइन किया किस किस के साथ? एशियन मेंबर्स के साथ। और वो कौन कौन से हैं? एक है सिंगापुर और दूसरा है थाईलैंड। उसके बाद देखा गया, अब जब उन्होंने साइन किया एफटीए को तो एशियन के अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बहुत अच्छी होना शुरू हो गई, मतलब कॉपरेट करना शुरू कर दिया। अब एशियन की स्ट्रेंथ जो थी वो डे बाय डे इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, जिससे कि हम लोग को ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें, अगर कोई और फ्रॉड पॉलिसीज़ को फॉर्म करा जाता है तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने पॉलिसीज़ को कंसल्ट करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, अपने मेंबर स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे, अपने पार्टनर्स के साथ बातचीत करेंगे। और अगर उन्हें लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कोई बेटर पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं कर रहा है तो वी डोंट फॉलो दैट पॉलिसीज़ दैट आर नॉट बेनिफिशियल फॉर ऑल। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया रीजनल एसोसिएशंस जो कि एशिया से बिलोंग करती थी, वो एक ऐसी पॉलिटिकल फोरम बन चुकी थी जहाँ पर एशियन कंट्रीज़ जो थी उनके पास मेजर पावर्स आ चुकी थी और उन मेजर पावर्स को कहाँ डिस्कस करा जाता था? पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए उनको यूज़ करा जाता था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।